हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रवेशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी की जो मेंस की आंसर राइटिंग का चल रही है, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी के साथ साथ हमने एक और सीरीज जो स्टार्ट की है, जो कि आपकी प्री पे बेस्ड है, जो कि आपका अक्टूबर पे प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है, हिस्ट्री से की है। हिस्ट्री के साथ साथ आपका पॉलिटी भी साथ ही में चल रहा है। आप लोग इसको देखिए और बताइए कि आपको जो है ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मेरा टारगेट रहेगा कि पूरा जो है अक्टूबर के पहले ही आपको सारे सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करा देने का। तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर है सरकार की शासन प्रणाली। और एक बात और बतानी है कि इसी के साथ साथ हमारी जो एक और सीरीज चल रही है, जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले जो है चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम पूरा वो प्री और मेंस के जो है पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो आप लोग जो है उसको जाके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आपको कैसा लग रहा है। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको इंक्रीज करने की जो पावर दी गई है, वो किसमें निहित है। तो वो किसमें है, वो संसद की पावर दी गई। वो जो पावर है वो किसको दी गई है, संसद को दी गई है। तो ये जो बॉक्स जो दिया होता है, बॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में कि संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 30+1 मतलब 31 कर दी। इससे बढ़ाकर कितनी कर दी, 34 जो है कर दी, 33+1 कर दी, जिसमें जो है मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। 1 जो है कौन है, मुख्य न्यायाधीश है, और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। तो क्या आपने देखा कि इसकी जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है, वो जो है संसद को ये पावर दी गई है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। दूसरा क्या है, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव का विचार करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है क्या है, ये दोनों पॉइंट ही सही हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अतः इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, तथा राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत की संसद को किसके लिए कानून निर्माण की शक्ति जो है प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इसके दूसरा क्या है, भारत का प्रदेश अथवा प्रदेश डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय एवं उनकी संपत्ति के लिए। तो ये तीनों जगह जो है कानून, जो भारत की जो पार्लियामेंट है उसको जो है कानून निर्माण करने की पावर दी गई है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भारत की संसद की भारतीय संघ या भारत के प्रदेश उप प्रदेश के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य है देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना, और इसके पास संघ सूची विषयों पर या विशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार दिया गया है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। इस स्थिति में संसद किसी विधि राज्यमंडल पर प्रभावी होगी।
विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून का निर्माण कर सकती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस आर ओ यारो मेंस 2021 में पूछा गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जो आपकी जो सीरीज़ चल रही है वो ना केवल जो है आपके प्री के लिए जो यूपी पीसीएस का प्री है, इवन जो है आर ओ आर ओ का जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे जो है आर ओ आर ओ की नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो कितने दिन का जो है टाइम पीरियड दिया गया है, 60 डेज का। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि के अधिक समय के लिए सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन सत्रावसान के लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को भी शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है। तो कहाँ पे ये ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी जाना जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर लिखिए। इसमें क्या है कि कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, किंतु जो है जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में। इसमें क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। अतः कथन ए सही है, भारत का अपना लिखित संविधान है। अतः कारण 8 भी सही है किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत संविधान अध्यक्ष भारतीय जो संविधान है वह अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ये सही है। इसमें हम देखेंगे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत संविधान ने राजनीति सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता द्वारा निर्वाचित संसद के समक्ष उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन कीजिए। इसमें जो कथन है, कथन ए क्या है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण क्या कहता है, कारण कहता है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व सिद्धांत कार्य करता है। इसमें क्या है कि जो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान के जो है आर्टिकल 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि बनाने का उत्तरदायित्व संसद पर है। नीति बनाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लोक सेवकों को जाता है। एक मंत्री एक उत्तरदायित्व भी समूची मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता में संघवाद की ओर खिसकी है। तो कौन सा है, 1980 का दशक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। पहला है यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा क्या है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। हमारे संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली स्वीकार की गई है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका का एक सुंदर समन्वय होता है। इसमें कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल के सदस्यों के एक समूह के हाथ में होती है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य बहुमत रखते हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में
ही पाया जाता है। तो कौन सा पद है? प्रधानमंत्री का जो पद है वह संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है। इसको जो है इसका बॉक्स पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, साम्राज्ञी किसी नाम से हो सकती है तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसद शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो वो कौन होता है? संसद होती है। नेक्स्ट क्या है? संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय होता है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो राजनीतिक दल के अभाव में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। कथन है, कारण है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों से उसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके? जनता के प्रति। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें क्या है? अध्यक्षात्मक जो सरकार है वह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें क्या है कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है। भारत की गणतंत्रात्मक अवधारणा के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है तथा सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान को सौंपी गई है। इसलिए भारत को गणतंत्री सरकार जनता का निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत से बनती है। अतः राज्य की सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, बल्कि अपितु शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। संविधान द्वारा निश्चित अपने क्षेत्र में शक्तियों का समुचित संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य के द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। प्रत्येक सदन के साधारण विधेयक समान चरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम विधेयक पर अधोलिखित 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में किसी विधेयक पर पेश होना अथवा उसका वाचन मान लिया जाता है। जब सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन करते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन में क्या है? इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस विधेयकों को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं, जिसके नाम साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में भारत के आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। संसद ने अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में कुछ इस प्रकार के हैं: नए राज्यों के प्रवेश का गठन, नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं से संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण, उनकी समाप्ति,
राज्य भाषा आधिकारिक भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान, 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है राज्यों के एक यूनियन के रूप में। नेक्स्ट क्या है, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सी श्रेणी है? कर जो पूरी तरह से राज्य के दायरे के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है, भारतीय संघवाद बल देता है किस पे? राष्ट्र की एकता पर। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संघवाद में भारतीय संघवाद में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। ध्यातव्य है कि अमेरिका संघ का निर्माण वहाँ के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से विशेषताओं का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान। दूसरा क्या है, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। फिर है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है कि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। तो कथन और कारण जो है दोनों सही हैं, दोनों उसकी जो है व्याख्या करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है क्वेश्चन है, भारतीय संघ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या है कि यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। दूसरा क्या है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, तो ये जो है गलत है। इसमें क्या है कि भारतीय संघ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संघ के पास एक लिखित और कठोर संविधान है। भारतीय नागरिक इकहरी है। एकात्मिकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने के एक कारण यह था कि इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होता है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्या है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत जो है क्या सम्मिलित है, संघ और राज्य के बीच समन्वय, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र। नेक्स्ट क्या है, संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है संविधान के संशोधन के द्वारा। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसमें क्या है, इकहरी नागरिकता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। सही उत्तर का जो है चयन निम्नलिखित कूट की सहायता से कीजिए। ए और आर दोनों सही है। ए आर जो है आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर लिखिए। इसमें कथन क्या है कि भारत एक गणतंत्र है। कारण है, भारत में संविधान संघ राज्यों में शक्ति का विभाजन किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है, अतः भारत एक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार, समन्वित सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझते हैं। कारण है कि भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। तो इसमें क्या है कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है और कारण में क्या बताया गया है कि एक केंद्र तथा इकाई के रूप में जो उत्पन्न विवाद समाधान करती है। इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि भारतीय के संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। तो किसने कहा है? यह जो है अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा संसद का प्रथम तथा निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आर्टिकल 81 क्लॉज 1 के अनुसार लोकसभा की संरचना राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में 530 से अधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों में 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या 550। 104वां संविधान संशोधन 2019 से पूर्व 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन का प्रावधान था। 552 सदस्य थे, से अधिक नहीं हो सकती। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 राष्ट्रपति के द्वारा जो है नाम निर्दिष्ट होंगे। शेष जो है 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जिसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली 3 सदस्य और पुडुचेरी 1 सदस्य तथा जम्मू कश्मीर 4 सदस्य जुड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो किसको जो है न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानून को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका के द्वारा संविधान के विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से कथन और कारण को जो है, एक को कथन दूसरे कारण कहा गया है। कथन क्या कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण कहता है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्राधिकार प्रदान करती है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार राज्य सरकार को संविधान से प्राधिकार प्रदान करती है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित करता है। संविधान के भाग 9 अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र और राज्य विधायी संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है किसमें? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में 100 विषय कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची में 61 विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार, समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय पर कानून बनाने का जो है अधिकार दिया गया है। अब जो है इस समय जो चेंज कर दिया गया है, इसमें क्या है, नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद दो शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? 245, 246। अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है। आर्टिकल 246 यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार 245, 246 केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघ और राज्य से संबंधित नहीं है? तो सरकरिया आयोग संबंधित है, राजमुंडार समिति संबंधित है, पुंछी आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकरिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है कौन शामिल होता है? इसमें क्या है कि सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाना, ये संबंधित है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, सही है। केंद्र में सत्तारूढ़ दलों से संबंध रखने वाले को विपक्ष दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, सही है। सी जो है इसका गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे,
भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? ये जो है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं व व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक राज्यों और केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा राज्यों में जो है शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव है, दृढ़ दलीय अनुशासन है, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता स्थित है। नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए वक्तव्य में जो है कथन और कारण में से क्या है सही बताइए। केंद्र और राज्य संबंधों का पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। कारण है कि राज्य के पास विकास के मार्गों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो कथन और कारण सही है और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है? संविधान के द्वारा जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है? तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं। भारत संविधान के अनुच्छेद 292-93 में केंद्र और राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर और विदेश से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य या राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेश से ऋण नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में सख्त से विभाजन किया गया है, किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। फिर क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में 3 तल कब जोड़ा गया है? यह 1992 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन। इसको हम देखेंगे इस टॉपिक में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश नहीं है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? इसमें क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है, ये गलत है। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद कायम करना है, राज्य के आपसी विवादों को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना है। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय हैं। क्षेत्रीय जो है परिषदों का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना है। ये परिषदें आर्थिक अथवा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विचार विमर्श तथा संस्तुति करती है। ये केवल चर्चात्मक परामर्शदात्री निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्षेत्रीय परिषदें। इसकी अध्यक्षता संघीय मंत्रिपरिषद करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है? ये है संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 263 के अंतर्गत ये फैक्ट आपका प्री में पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषदें किसके अंतर्गत आती हैं? तो आर्टिकल जो है 263 के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 263 के तहत मध्य एवं केंद्र तथा राज्यों के मध्य केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह लगे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषदों का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। इसका जो है परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, पुडुचेरी है। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और क्या है? पुडुचेरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा और किन्हीं अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है? तो किसे कहा जा सकता है? उपयुक्त सभी को। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक से अधिक राज्यों के मध्य हितों के विषयों के अन्वेषण का विचार विमर्श करना और राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संतुलित रहना। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, आपातकालीन उपबंध है, इसको हम देखेंगे। इस चैप्टर को हमने जो है पूरा लक्ष्मीकांत की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उस पे हमने कंप्लीट करवाया है, और उससे रिलेटेड जो है आपके प्री में मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें हमने 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस में कंप्लीट कराए हैं। जिस किसी ने उसको नहीं देखा है वो हमारी वो सीरीज़ जो चल रही है उसमें जाके उसको देख सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है। अभी तक हमने लक्ष्मीकांत का जो है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक पूरा कंप्लीट करवाया है, और उसके बाद में जो है उसी चैप्टर से चैप्टर वाइज जो है पूरा हम प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन जो है प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस के रहते हैं, जिसको पूरा हम डिटेल में कवर करवाते हैं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड आती है। तो आप लोग जो है उसको जाके देखिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।